नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। और देखिए, शराब कांड पर बड़ी खबर। शराब से मौत का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शराब कांड में कुल 44 लोग की अब तक मौत हो चुकी है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। गोपालगंज में 2 और लोग की मौत की खबर अब सामने आ चुकी है। गोपालगंज में 4 लोग की मौत हो चुकी है। सिवान में अब तक 28 लोग की मौत हो चुकी है। अलर्ट मोड पर जिला प्रशासन है। छपरा में 12 लोग की जान चली गई है। शराब माफिया पर छापेमारी लगातार चल रही है। 256 शराब के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। लेकिन गोपालगंज से अब यह खबर सामने आई है, जहां मौत का आंकड़ा 2 से बढ़कर अब 4 हो गया है, यानी कि संख्या 2 और बढ़ गई है। तो मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि कई लोग इलाजरत हैं, उनको लेकर भी चिंता बनी हुई है। माना यह जा रहा था कि जो मौत है वो रुकी हुई है, उस पर एक विराम लगा हुआ है। लेकिन आज एक बार फिर से एक खबर सामने आ गई कि गोपालगंज में 2 और लोग की मौत हो गई है। तो गोपालगंज में शराब पीने से 2 और लोगों की मौत होने की खबर है। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर अब 4 हो गई है। इनमें बरौली प्रखंड के बिलसंड के रहने वाले केदार शाह के बेटे मनीष कुमार और बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हमीदपुर के रहने वाले जीतन मियां शामिल हैं। हालांकि पुलिस शराब से मौत होने की पुष्टि से इनकार कर रही है। बताया जाता है कि मनीष कुमार अपने रिश्तेदार के यहां शराब का सेवन किया और सिवान के अस्पताल में उसकी मौत हो गई, जबकि जीतन मियां को पटना रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। स्थानीय विधायक प्रेम शंकर यादव ने दोनों की मौत शराब पीने से होने का आरोप लगाया है। इसके पहले लालदेव मांझी और लाल बाबू राय की शराब पीने से मौत हो चुकी है। शराब कांड होने के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में है। बीते 24 घंटे में 256 शराब के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, जिसमें 76 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। उत्पाद टीम और पुलिस की कार्रवाई में कई शराब माफिया भी शामिल हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। कांड होने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस की टीम और उत्पाद टीम ने 256 ठिकानों पर छापेमारी की है। इनमें अब तक 76 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो 24 घंटे में ये कार्रवाई की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। इनमें बरौली प्रखंड के बेलसट गांव के रहने वाले केदार शाह के पुत्र मनीष कुमार है। इन्होंने लकड़ी में जाकर अपने रिश्तेदार के यहाँ गए थे, जहाँ पर इन्होंने शराब का सेवन किया था। तो सिवान में शराब का सेवन करने के बाद सिवान में ही इनकी मौत हुई है और आज इनका डेड बॉडी जो है वो घर पर पहुंचा है। तो वहीं दूसरे मृतक की पहचान बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हमीदपुर के रहने वाले जीतन मियां के रूप में की गई है। हालांकि गोपालगंज की पुलिस दोनों की मौत शराब से हुई है, इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस का यह कहना है कि अब तक 2 लोगों की ही शराब से मौत हुई है, जिनमें लालदेव मांझी और लाल बाबू राय शामिल है। हालांकि जो बैकुंठपुर के विधायक हैं प्रेम शंकर यादव, उनका साफ तौर पर कहना है कि दोनों की मौत शराब पीने से हुई है। आगे अगर प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं करती है, जो शराब पीने वाले की तो गलती है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शराब बिक कहाँ से रही है। शराब जो बेच रहा है, शराब जो ला रहा है, उस पर अगर हम लोग पाबंदी नहीं लगा रहे तब तक ये बंद होने वाली नहीं है। और सरकार का जो नियम है, वो नियम संगत जो है वो अपने दायित्व पे नीतीश जी नहीं है। इसके अलावा 10 ऐसे लोग हैं जिनका इलाज सदर अस्पताल के अलावा विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। तो इनमें सबकी हालत में अब लगातार सुधार हो रही है। तो वहीं गोपालगंज के एसपी अवधेश जगदीशिका का ये कहना है कि पुलिस शराब माफियाओं के ठिकाने पर लगातार छापेमारी कर रही है और अब तक की कार्रवाई में 10,000 लीटर से ज़्यादा शराब को नष्ट किया गया और 3 शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। तो गोपालगंज में पुलिस शराब कांड होने के बाद लगातार एक्शन मोड में है और कार्रवाई जारी है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। खबर सिवान से है, जहां भगवानपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में 28 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। घटना सामने आने के बाद सिवान के डीएम और एसपी लगातार बड़े अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। 2 दिनों के अंदर गठित एसआईटी टीम और कई थाने की पुलिस जिले में लगातार छापेमारी कर रही है। बता दें कि 47 लोग गिरफ्तार अब तक किए जा चुके हैं, जिसमें 12 लोग शराब मामले में। इसके साथ ही कई लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एसआईटी टीम और कई थाने के पुलिस देसी शराब की कई भट्टी को ध्वस्त किया है और 3000 लीटर देसी महुआ चुलाई शराब को नष्ट किया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। भगवानपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में लोगों की मौत के बाद सिवान जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है।
सिवान एसपी अमितेश कुमार के द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जो टीम लगातार सिवान जिले में जाकर छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं कई लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। टीम के द्वारा कई देसी भट्टी को ध्वस्त किया गया है, तो वहीं 3000 महुआ शराब को विनष्ट किया गया है। ये टीम लगातार सिवान जिले में छापेमारी कर रही है, तो वहीं कई लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। भगवानपुर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही संदिग्ध में लोगों की मौत के बाद सिवान एसपी के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया है, जो टीम जिले भर में छापेमारी कर रही है, कार्रवाई करते हुए लोगों को गिरफ्तार कर रही है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। छपरा में जहरीली शराब कांड के चौथे दिन भी बीमार मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। मशरक के खजुरी और गनौली गांव में जहरीली शराब पीने से 6 से ज्यादा लोगों का इलाज सीएचसी मशरक में चल रहा है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया गया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि शुक्रवार तक 48 लोगों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिसमें 22 लोगों को सदर अस्पताल छपरा रेफर किया गया और बाकी सभी को इलाज के बाद घर भेजा गया है। बढ़ेंगे आगे। गोपालगंज सिविल कोर्ट में कुख्यात विशाल सिंह पर फायरिंग करने वाले सिवान के गिरफ्तार अपराधी सुरेश सिंह के पुलिस कस्टडी में गोली चली है। अपराधियों की फायरिंग में पुलिस बाल बची है। घटना देर रात नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा पुल के पास घटी है। घायल अपराधी सुरेश सिंह को इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया है, जहां से उसे पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि नगर थाने की पुलिस टीम सिविल कोर्ट परिसर से गिरफ्तार अपराधी सुरेश सिंह को लेकर छापेमारी करने के लिए निकली थी। इसी बीच रात में 2 बाइक पर सवार 4 अपराधियों ने पुलिस गाड़ी पर हमला कर दिया। हमले में पुलिस बाल बची, लेकिन अपराधी को पैर में गोली लग गई। वारदात में शामिल अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं इस घटना के बाद गोपालगंज में एक बार फिर से गैंगवार बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। 4 अपराध कर्मी जो कि बाइक से आ रहे थे, उन्होंने अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की, तो हम लोग के द्वारा बचाव के क्रम में फायरिंग की गई और हम लोग उतर के भागे। उसी क्रम में जो अपराधी को पकड़े हुए थे, ये उस मौके का फ़ायदा उठा करके भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जो 4 अपराध कर्मी गोली चला रहे थे, उन्हीं की गोली से इसको एक पैर में गोली लगी है और हम लोग की गाड़ी में भी थोड़ा बहुत आया है, डैमेज हुआ है और अभी अपराधी सेफ है, इसके घुटने में चोट है और इसको भी हम लोग रेफर कर रहे हैं और हम लोग पता कर रहे हैं कि जो 4 अपराधी थे वो कौन। गोपालगंज के सिविल कोर्ट में कुख्यात विशाल सिंह पर हमला करने वाले सुरेश सिंह पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। पुलिस अभिरक्षा में ये फायरिंग नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा पुल के पास हुई है और इस फायरिंग में पुलिस की गाड़ी जहां क्षतिग्रस्त हो गई है, तो वहीं सुरेश सिंह को पैर में गोली लगी है और इसे इलाज के लिए फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अब यहां से बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया जा रहा है। सुरेश सिंह मन्नू तिवारी और शंभू सिंह के लिए काम करता था। ये दोनों अपराधी जेल में बंद है। पुलिस की पूछताछ में सुरेश सिंह ने कई अहम खुलासे किए हैं। गोपालगंज के जो एसपी हैं अवधेश दीक्षित, वो भी अस्पताल पहुंचे हुए हैं और घायल सुरेश सिंह से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही घायल की बेहतर इलाज के लिए इस वक्त मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया जा रहा है। तो जिस तरह से कल सिविल कोर्ट में फायरिंग हुई कुख्यात विशाल सिंह के ऊपर और एक शख्स को गोली लगी, उसके बाद से पुलिस पूछताछ करने के लिए, छापेमारी करने के लिए सुरेश सिंह को अलग अलग ठिकाने पर गई और रात में जो है नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा पुल के पास पुलिस पर हमला हुआ। इस हमले में सुरेश सिंह को पैर में अपराधियों की फायरिंग में गोली लगी। हालांकि एसपी ने यह भी कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षात्मक और जवाबी कार्रवाई में 7 से 8 राउंड फायरिंग भी की है। अपराधी 4 की संख्या में थे और 2 बाइक से पहुंचे थे, लेकिन अपराधियों ने सुरेश सिंह पर हमला क्यों किया, जिसका खुलासा नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ जेल में बंद अपराधी और विशाल सिंह के ऊपर हुए फायरिंग के बाद अब गैंगवार की संभावना भी बढ़ गई है। हालांकि गोपालगंज पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर कार्रवाई में जुटी हुई है जो इस वारदात के पीछे शामिल थे। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां विद्या छाप गांव में आग का तांडव देखने को मिला है। महादल टोला में भीषण आग लग गई, 10 से ज्यादा घर चपेट में आ गए, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए यह आगलगी की घटना सामने आई है।
फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग को बुझा लिया गया है, लेकिन तब तक काफी नुकसान पहुंचा। विद्या छाप गांव की ये तस्वीर, जहां महादली टोला है ये, जहां पर भीषण आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं 10 से ज्यादा घर इस आग की चपेट में आए। महादली टोला जहां पर यह भीषण आग लगी, बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से हो सकता है कि आग लगी होगी। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां अपराधियों ने घर के दरवाजे पर सो रहे बुजुर्ग किसान पर तेजाब से हमला कर दिया। वारदात जादवपुर थाना क्षेत्र के जादवपुर दुखरण गांव में शुक्रवार की देर रात की है। तेजाब के हमले में गंभीर रूप से घायल किसान को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया। पीड़ित की आंख की रोशनी चली गई है। परिजनों के मुताबिक तेजाब से हमला करने वाले शख्स का नाम उदय सिंह है। आरोप है कि उसने इसके पहले भी जमीन विवाद में उसने अपने भाइयों पर तेजाब से हमला किया था। फिलहाल पुलिस हमलावर की तलाश में जुट गई है। कोई झगड़ा हुआ था? सर क्या चीज का? जमीन के हक हिस्सा खातिर 2 लोग आए बाइक से और ये सोए थे और उसी में वो लोग तेजाब डाल दिया, फिर चिल्लाने लगे तो हम दौड़ करके आए तो देखे जो ये लोग बाइक से भागने लगा। एक आदमी को तो पहचान लिए, थोड़ा सा उसको पहचान लिए। कौन था वो? उदय सिंह था। पेशेंट जो आया है उसने हिस्ट्री दिया है कि हमें एसिड बर्न किया है। वी हैव सस्पेक्टेड एसिड बर्न, जिसका इन्वॉल्वमेंट है सर, फेस, इंटीरियर चेस्ट और बैक। मगर दुख की बात है कि उसका आई इन्वॉल्वमेंट है। जो हमारे प्राइमरी मेडिकेशन है, जो हमने यहाँ बेस्ट ट्रीटमेंट दिया है और उसके वाइटल्स को स्टेबल किया है। और दिल्ली से बड़ी खबर, आईएएस अधिकारी संजीव हंस की गिरफ्तारी हो चुकी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है। पूर्व विधायक गुलाब यादव भी गिरफ्तार किए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला जिसमें गिरफ्तारी की गई है। पटना के सरकारी आवास से हंस गिरफ्तार किए गए, तो गुलाब यादव दिल्ली के एक रिसोर्ट से गिरफ्तार किए गए। आईएएस अधिकारी संजीव हंस को बेऊर जेल लेकर के ईडी की टीम पहुंची। देर रात 12:30 जेल के अंदर गए। संजीव हंस को आमद वार्ड में रखा गया। 29 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 17 अक्टूबर को जांच एजेंसी ने संजीव हंस के खिलाफ कार्रवाई की थी। संजीव हंस के पटना और दिल्ली के ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई थी। तो आईएएस अधिकारी संजीव हंस की गिरफ्तारी हुई है। बेऊर जेल ईडी की टीम लेकर के पहुंची और देखिए रात का वक्त है जब कार्रवाई ये रात में चलती रही। इसके साथ साथ पूर्व एमएलए गुलाब यादव भी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं, जिनकी संलिप्तता सामने आई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा हुआ यह एक्शन लिया गया है। पटना की सरकारी आवास से हंस गिरफ्तार होते हैं, तो दिल्ली से गुलाब यादव एक रिसोर्ट से गिरफ्तार किए जाते हैं। तो आईएएस अधिकारी संजीव हंस की गिरफ्तारी को लेकर की यह तस्वीर देर रात सामने आई थी। बेऊर जेल लेकर के ईडी की टीम पहुंची और इससे पहले पटना और दिल्ली स्थित कई ठिकानों पर एक साथ रेड की गई, दबिश दी गई और आखिरकार दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और देखिए झारखंड चुनाव को लेकर के खबर है, जहां जमशेदपुर बीजेपी में मायूसी देखने को मिल रही है। जमशेदपुर पश्चिम सीट गंवाने के बाद अब तक जमशेदपुर पूर्वी की घोषणा नहीं हुई है। जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी उम्मीदवार पर सस्पेंस बरकरार है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर कयास तेज लगाए जा रहे हैं। जमशेदपुर पश्चिम से बन्ना गुप्ता और जमशेदपुर पूर्वी से डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। बन्ना गुप्ता और डॉक्टर अजय कुमार के परिजन आज नामांकन पत्र खरीदेंगे। आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष, जमशेदपुर पूर्वी पर बीजेपी का क्या रुख और इसके साथ साथ बाकी कांग्रेस ने जो तैयारी की है, अपडेट क्या है? जी, आपको बता दूं कि झारखंड के विधानसभा चुनाव का जो है वेगुल फूक चुका है और पहला जो चरण है वो जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी में मतदान किया जाएगा। 13 तारीख को मतदान होगा। हालांकि जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी दोनों में ही तैयारी युद्ध स्तर पर की थी। कई प्रत्याशियों ने काम किया था जनता के बीच जाकर, मगर अचानक से जब जेडीयू का गठबंधन होता है भारतीय जनता पार्टी से, तो जमशेदपुर पश्चिमी जो सीट है वो भाजपा ने गंवा दी है, जिसके बाद अब जो मायूसी है भाजपा के कार्यकर्ता नेताओं में काफी मायूसी देखने को मिल रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो पूर्वी का सीट है वो अब तक सस्पेंस बरकरार रहा है।
अब तक उस प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है भाजपा की तरफ से, तो कहीं ना कहीं लगातार अब आज दूसरा दिन है नामांकन का और अब तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं होने से भाजपा के कार्यकर्ता और नेता जो है वो काफी मायूस है। हालांकि दूसरी तरफ जो है विपक्ष कांग्रेस की तरह से पूरी तरह से तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। उनके कार्यकर्ता जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि उनके दो नेता का जो संभावित नाम है वो पूरी तरह से पार्टी ने आलाकमान की हालांकि घोषणा नहीं हुई है, मगर उनकी तैयारी पूरी तरह से की जा रही है। जहां एक तरफ जमशेदपुर पश्चिमी से मंत्री बन्ना गुप्ता है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर अजय कुमार पूर्वी से घोषित किए जा सकते हैं, जिसको लेकर आज उनके दोनों परिजन जो है वो नामांकन पत्र करेंगे। जहां एक तरफ कांग्रेस ने पूरी तरह से तैयारी युद्ध स्तर पर की है, तो विपक्ष जो बीजेपी है उसकी अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है, क्योंकि सस्पेंस है, क्योंकि 2019 में उनके मुख्यमंत्री रघुवर दास के बाद वो जमशेदपुर पूर्वी का सीट जो है वो खाली हो गया है, जिसको लेकर अब जो है भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक जो है वो काफी मायूस है और उनको उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो आलाकमान है प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। उसके बाद जो है भाजपा के नेता कार्यकर्ता जो है वो मैदान में उतरेंगे। जी चलिए आशीष, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और आज से बड़ी खबर, इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग पर मंथन आज होना है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल के बीच आज चर्चा की जानी है। सीएम हेमंत के साथ राहुल गांधी की भी बातचीत संभव है, क्योंकि राहुल गांधी आज रांची पहुंच रहे हैं। आज रांची में रहेंगे राहुल गांधी। बैठक में तेजस्वी यादव, गुलाम अहमद मीर, केशव महतो, कमलेश भी शामिल होंगे। बता दें कि 20 अक्टूबर को दिल्ली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और आज की जब बैठक हो जाएगी, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर कुछ बात आगे बढ़ेगी। उसके बाद से बैठक में कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर मुहर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लग जाएगी। तो 20 अक्टूबर को दिल्ली में कांग्रेस की बैठक है, जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर मंथन होगा। उस पर हरी झंडी मिल जाएगी कांग्रेस नेतृत्व से, जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। लेकिन इन सब के बीच आज की जो बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण है। झारखंड चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज तेजस्वी यादव बैठक करेंगे आरजेडी के संभावित उम्मीदवारों नेताओं के साथ। बैठक के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए तेजस्वी जाएंगे। कार्यकर्ताओं की राय के बाद गठबंधन में तेजस्वी अपना पक्ष रखेंगे। आरजेडी कम से कम 12 सीट पर दावा कर रहा है, लेकिन यह दावा क्या जेएमएम की तरफ से एडजस्ट किया जाता है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। यानी कि सीटों की संख्या बढ़ाने की बात कही जा रही है। अभी बता दें कि एक जो सिटिंग सीट है चतरा की, और अब 12 सीट की जो मांग है वो इस बार के चुनाव में की जा रही है। माना जा रहा है कि पहले आरजेडी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे झारखंड में, उसके बाद से मुलाकात हेमंत सोरेन से भी हो सकती है। और रांची से बड़ी खबर, जहां राहुल गांधी आज रांची पहुंचेंगे, संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे। डोरंडा के शौर्य सभागार में कार्यक्रम रखा गया है। सामाजिक संगठनों से मुलाकात करेंगे, संवाद होगा। चुनाव को लेकर के राहुल गांधी फीडबैक भी लेंगे। इसके साथ साथ सीट शेयरिंग पर भी सीएम हेमंत से चर्चा होगी। तेजस्वी यादव के साथ भी चर्चा होगी, जो बैठक आज होनी है। कार्यक्रम के बाद राहुल गांधी शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पटना पुलिस जब ट्रेनों में चलती है तो वह रेलवे का टिकट नहीं लेती है। आपको शायद हमारी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन इस बात का खुलासा तब हुआ जब पटना के बेउर जेल में बंद शिक्षा माफिया प्रेम प्रकाश विद्यार्थी को लेकर पटना की पुलिस टीम यूपी के सहारनपुर पहुंची। लौटने क्रम में माफिया फरार हो गया और जब पुलिस टीम केस दर्ज करने घटनास्थल से जुड़े जीआरपी थाने पर पहुंची तो जीआरपी वालों ने पटना पुलिस से टिकट की मांग कर दी। लेकिन बगैर टिकट वाली पटना पुलिस क्या जवाब देती? आखिरकार बगैर केस दर्ज किए टीम पटना लौट आई कि अब पटना के थाने में केस दर्ज होगा। अब जिस पुलिस को कानून का अनुपालन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है वही कानून तोड़े तो आम लोगों में क्या मैसेज जाएगा? और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। मैनुअल में इस बात की चर्चा है कि अगर पुलिसकर्मी किसी कैदी को किसी जगह पर लेकर जाते हैं तो जिस माध्यम से वो जाते हैं वो वैध माध्यम होगा। यानी वो अगर ट्रेन से जाते हैं तो बकायदा वो रेलवे का टिकट खरीदेंगे और कैदी को लेकर नियत स्थान पर जाएंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पटना पुलिस कैदियों को जब लेकर जाती है प्रोडक्शन वारंट पर तो वह टिकट नहीं खरीदती है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बेउर जेल से एडमिशन माफिया प्रेम प्रकाश विद्यार्थी फरार हो गया। दरअसल यूपी के सहारनपुर में प्रोडक्शन वारंट के लिए पटना पुलिस के 6 पुलिसकर्मी, जिसमें एक दारोगा, एक हवलदार और 4 पुलिसकर्मी थे, उसको लेकर सहारनपुर पहुंचे थे और लौटने के क्रम में हिंद रेलवे स्टेशन के पास वो चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गया।
जब पटना पुलिस की टीम जीआरपी में गई हिंद रेलवे स्टेशन पर, तो यूपी पुलिस ने उनसे टिकट मांगा कि आप जिस ट्रेन से आए थे उसका टिकट दिखाएं, लेकिन इन पुलिसकर्मियों के पास कोई टिकट नहीं था। लिहाजा यूपी पुलिस ने, यूपी जीआरपी ने इस मामले में केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। पटना पुलिस की भद पिट गई और पटना पुलिस को बगैर एफआईआर करवाए लौटना पड़ा और वापस पटना आना पड़ा। और इसके बाद अब पटना पुलिस जो है इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करवाने की बात कर रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या पुलिसकर्मी केवल मनमर्जी से काम करेंगे या पुलिस मैनुअल में या पुलिस नियमावली में जो बातें लिखी होती है उसका पालन करना उनके लिए क्या जरूरी नहीं होता है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। श्रम संसाधन विभाग की ओर से मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज में रोजगार और मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया है। इसमें कई निजी कंपनी आई है, जिसमें रोजगार के लिए सैकड़ों की संख्या में युवा भी पहुंच रहे हैं। इस रोजगार मेला में नौकरी के लिए युवा निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। मेला में अलग अलग कंपनी के 36 काउंटर लगाए गए हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां निजी कंपनी की ओर से ये काउंटर लगाए गए हैं। नौकरी के लिए निःशुल्क आवेदन युवा दे सकते हैं। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।